हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी-टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों 4 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले की वीडियो को नहीं देखी हो तो जाकर के देख लीजिए, उसके आगे का ये पार्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे बता रखा है अभिकथन कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि समस्या को मौखिकीकरण यानी कि अपनी समस्या को वो बोलना, अपने मुंह से बोलना चाहिए। ठीक है। निज वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो यहाँ पर निज वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करता है, और यहाँ पर अपनी समस्या को मौखिकीकरण करना निज वाक्य कहलाता है। ठीक है, ऐसा लेव वाइगोस्की ने मानते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन और हमारा जो रीज़न है दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर एंड ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि निजी वाक्य भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। भाषा विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी भी बाधित नहीं करता। भाषा विचारों में के निर्माण से विकसित होता है। यह पूरी तरह से लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। निजी भाषा आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि जो समाज में जो सामाजिक जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं उनको कैसे वो खत्म कर सकती है। तो यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो यहाँ पर तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ पर प्रभावहीन कैसे हो पाएगा। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, बी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। ये थोड़ी सी पॉजिटिव है। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, केवल लड़कों की, है ना। क्या लड़कियां फर्नीचर को इधर उधर रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगी क्या। तो ये तो एक प्रकार की रूढ़िवादिता है। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें उससे बेस्ट हमें ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी सही है, लेकिन ये कोई फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले तो सिर्फ इससे रूढ़िवादिता को कम नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी जेंडरों को अगर संगीत, नृत्य, पाक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि लड़कों को भी, लड़कियों को भी, तो यहाँ पर जो जेंडर बायस है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, उसको कम प्रभावहीन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को इस प्रकार प्रभावहीन कर सकती है। लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान व्यवहार करना, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना, सभी जेंडरों की संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, गैर रूढ़िबद्धता यौन भूमिकाएं प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की, रसोई में खाना पकाने वाला लड़का, प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थियों में क्या बढ़ावा देना है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दोस्तों हम लोग बच्चे से रटवा के क्या उसके समालोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं कर सकते हैं। अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, तो यहाँ पर निष्क्रिय अनुसरण नहीं बल्कि सक्रिय अनुसरण होना चाहिए। ये बात भी हमारा सेकेंड भी गलत हो जाएगा। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु किसी समस्या पर अफसानी चिंतन करना।
यहाँ पर पूछा है कि संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी समस्या पर अपसारित चिंतन करना। अपसारित चिंतन का मतलब है किसी एक सोच से बढ़ करके विभिन्न प्रकार के सोच को विकसित करना, हर दिमाग लगा के सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर पहला दूसरा दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा निष्क्रिय अनुसरण ये गलत हो जाएगा, कंठस्थीकरण ये भी गलत हो जाएगा। विविध जानकारियों की पुष्टि करने के लिए ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विविध जानकारियों की पुष्टि करने के लिए जो होगा वो संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। किसी समस्या पर अपसारित चिंतन करना ये भी बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो संरचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विकास को समझाने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छी या तर्कसंगत निर्णय लेने और गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। संरचनात्मक चिंतन में चीज़ों का खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना और एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। विद्यार्थियों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक अध्यापिका किस तरह से जोर दे सकती है? तो रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पर मानकीकृत स्टैंडर्ड मूल्यांकन नहीं होगा, यहाँ पर मानक संदर्भित मूल्यांकन भी नहीं होगा, योगात्मक मूल्यांकन भी नहीं होगा, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के पहले और बाद में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि योगात्मक मूल्यांकन पर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है ना। तो दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ध्यान दिया जाता है। सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो यहाँ पर विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, भेदभाव, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भेदभाव। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। समावेशी शिक्षण भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है। उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूलों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित करें, डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें तथा भाग लें। समावेशी शिक्षा एक सामान्य सीखने के माहौल में की जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें जंगल के भी लोग आते हैं, शहर के भी बच्चे आते हैं, गांव के भी बच्चे आते हैं, मतलब विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं ना। तो उनके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ाना। अधीनस्थ समूहों के संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना और रूढ़िवादिता भय पैदा करना। तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है एक अध्यापिका को। ठीक है, प्रबल समूह में संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, अलगाव की भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि लगाव उनमें पैदा करनी चाहिए। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा
विद्यालय, हमारी कक्षा, तो इसमें हम लोग समावेशी भाषा जैसे कि सभी को इंटीग्रेट करके हम लोग ट्रीट करें, है ना। जो टीचर हैं वो सभी बच्चों को इंटीग्रेट करके ट्रीट करेंगे तो बच्चे में अपनत्व का भावना पैदा होगी और सभी एकता की भावना जागृत होगी उनमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया है, बहुत बड़ा है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में, यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ना, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चा अंधा है, जो देख नहीं सकता, उनको हम चित्र दिखा के किस प्रकार से समावेशन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, बी ऑप्शन है सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। दृष्टिबाधित अंधा व्यक्ति है, अंधा बच्चा है, ठीक है, अब उसे हम क्या करेंगे, मौखिक रूप से बताएंगे कोई भी चीज़ तो वो सुन सकता है, सुन के समझ सकता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए सी बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। हम हाथों का इस्तेमाल करें या ना करें, किसी अंधे बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। दिखाया जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। वीडियो दिखाएंगे, चाहे उसको रेडियो सुनाएंगे तो काम आएगा, लेकिन वीडियो दिखाएंगे तो वो तो देख नहीं सकता ना, तो ये भी प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी प्रकार की लिखित सामग्री को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, जो ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे को क्या होता है, ध्यान के अभाव में कमी होता है, लगातार कोई भी वर्क को एक टाइम में नहीं कर पाता है। ठीक है, लगातार मान लीजिए हम लोग उसको क्लास में लगातार 1 से 2 घंटे तक हम लोग उसको पढ़ा ही रहे हैं, तो वो उसमें खिन्न हो जाएगा, वो अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो इस डिसऑर्डर में बच्चे को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी कार्य को बंटवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको अटेंशन की कमी है, वो एक जगह एक टाइम पर एक ही ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता है। अब हम बात करते हैं उसके सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। व्यवधानों को अधिक कर देंगे तो उसके लिए तो और गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, हमें उसे छोटे और शॉर्ट काम देना चाहिए। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ADHD से ग्रसित बच्चे को हमें समय प्रबंधन कौशल और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। गैर लचीली नहीं होनी चाहिए, बल्कि लचीली होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावना को समझने में, चित्र बनाने में। पठन वैकल्प डिसलेक्सिया, ठीक है, सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? दोस्तों, ये जो डिसलेक्सिया है वो एक पठन वैकल्प है ना। बच्चे को क्या होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए अब यहाँ पर लेक्सिया लिखा है ना। अब हम मान लेते हैं कि डिसलेक्सिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। अब इसे याद करने की क्या ट्रिक है, जैसे कि हमारा लिखा है यहाँ पर लक्ष्य, ठीक है। अब लक्ष्य को वो पढ़ नहीं पा रहा है तो वो क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि जो लक्ष्य होता है उसे वो क्या पढ़ता है, लुक्स पढ़ता है बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में,
दूसरों की भावनाओं को समझने में, चित्र बनाने में। तो दोस्तों दूसरों की भावनाओं से संबंधित नहीं है पठन वैकल्प, लिखित विषय सामग्री के बोध में, है ना। जो लिखित विषय सामग्री है उसे वो पढ़ नहीं पाएगा तो उसे वो बोध नहीं कर पाएगा, यानी कि समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया का मतलब होता है लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने वाला डिसऑर्डर है, पढ़ नहीं पाता, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, देखिए यहाँ पर प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अगर हम लोग उसको जोड़ के पढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम हो पाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई स्टैंडर्ड शिक्षण कला की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर व्यवहारवाद ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा द राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ठीक है। हम संस्कृति से जोड़ के अगर बताएंगे तो बच्चा अर्थपूर्ण समझ पाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।